नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत और अब तक हम देख चुके थे 3 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। इसके बाद जो अगला वंश आता है वह आता है सैयद वंश। हेडिंग डालेंगे सैयद वंश और उसका शासनकाल लिखेंगे 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। आज हम बात करेंगे सैयद वंश के सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। सबसे पहला ही और मोस्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया मुस्लिम वंश था। यानी कि इससे पहले जो 3 वंश आए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, तीनों वह सुन्नी मुस्लिम वंश थे, लेकिन यह प्रथम शिया मुस्लिम वंश था। लिखेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया मुस्लिम वंश। और दोस्तों, यदि बात की जाए इसके संस्थापक की, इसके फाउंडर की, कि इसका संस्थापक कौन था, इसका फाउंडर कौन था, तो दोस्तों इसका संस्थापक था खिज्र खान। खिज्र खान, जिसका कि शासनकाल रहा 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। एडी का मतलब होता है एना डोमिनी, यानी कि ईस्वी। दोस्तों, यदि बात की जाए कि इसकी स्थापना किस प्रकार हुई थी, किस प्रकार बना सैयद वंश, तो दोस्तों जब चल रहा था दिल्ली में तुगलक वंश और उस समय पर शासन कर रहा था नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली में शासन कर रहा था नसीरुद्दीन महमूद और नसीरुद्दीन महमूद का सेनापति था खिज्र खान। और दोस्तों उसी समय पर 1398 ईस्वी में तुर्क के समरकंद में, यानी कि तुर्क एक देश है और समरकंद वहाँ का एक शहर है, तुर्क के समरकंद में एक शासक शासन कर रहा था जिसका नाम था तैमूर खान। तैमूर खान, और इसी को कहा जाता था तैमूर लंग्स, क्योंकि यह विकलांग था, लंगड़ा था, इसीलिए इसको कहा जाता था तैमूर लंग्स। दोस्तों, जब आक्रमण कर दिया तैमूर खान ने, तो तैमूर खान के इस चीज़ में मदद की, युद्ध में मदद की खिज्र खान ने, क्योंकि तैमूर खान ने खिज्र खान को लालच दे दिया था कि तुम मेरी नसीरुद्दीन महमूद को हराने में मदद करो और मैं तुम्हें दिल्ली का आधा शासन दे दूंगा और तुम्हें दिल्ली का राजा बना दूंगा। और खिज्र खान आ गया लालच में, और इसने लालच में आकर के किसकी मदद की, तैमूर खां की। तैमूर खां की मदद से नसीरुद्दीन महमूद को हरा दिया और दिल्ली में शासन कर लिया तैमूर खां ने। तैमूर खां का एक पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख खान। तैमूर खां दिल्ली सल्तनत को जीतकर चला गया वापस समरकंद और छोड़ कर के चला गया शाहरुख खान को। और दोस्तों लगभग 16 साल तक, लगभग 16 वर्षों तक खिज्र खान शाहरुख खान का सेनापति बनकर रहा और सेनापति बनकर ही इसने शासन किया। एटलीस्ट 1414 ईस्वी में इसने नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटाया और खुद गद्दी पर बैठ गया और एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम रखा सैयद वंश। दोस्तों, हम बात करते हैं खिज्र खान के बारे में, क्योंकि सैयद वंश का प्रथम शासक और संस्थापक दोनों ही कौन था, खिज्र खान। दोस्तों, यदि बात की जाए खिज्र खान की, तो वेरी मोस्ट पॉइंट बनता है इसी से। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक जिसे कि सुल्तान नहीं कहा गया, अर्थात इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कहेंगे प्रथम सुल्तान, प्रथम सुल्तान जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन के बाद यह प्रथम ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने ही सुल्तान के पद को बना दिया था वंशानुगत और बोल दिया था
कि आज के बाद जो भी दिल्ली का शासक बनेगा वह स्वतः ही सुल्तान कहलाएगा। लेकिन उन सभी में इल्तुतमिश से लेकर और इब्राहिम लोदी तक केवल एकमात्र सुल्तान यही था खिज़र खान, जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो दोस्तों इसने उपाधि कौन सी धारण की थी? इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बल्कि एक अन्य उपाधि धारण की जिसका नाम था रैयत आला। दोस्तों इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बल्कि एक अन्य उपाधि धारण की जिसका नाम था रैयत आला। दोस्तों इसकी मृत्यु हो चुकी थी 1421 ईस्वी में। और दिल्ली सल्तनत में जो अगला शासक आता है वह इसी का पुत्र आता है जिसका नाम है मुबारक खां। मुबारक खां जिसका कि शासनकाल था 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक। दोस्तों जब शासन कर रहा था मुबारक खां तो इसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। एक व्यक्ति हुआ करता था बहलोल। बहलोल यह एक अफगानी व्यक्ति था और यह मुबारक खां को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत इसके कारनामों से बहुत खुश था। यह बहुत ही विद्वान और बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, इसीलिए इसने इसको अपना बना दिया वजीर। वजीर को ही बोला जाता था प्रधानमंत्री। और दोस्तों वजीर बना दिया और इसको एक उपाधि भी दी जिसका नाम रखा खाने खाना। यानी कि मुबारक खां ने इसको अपना वजीर बनाया और वजीर बनाने के साथ साथ एक उपाधि भी दी जिसका नाम था खाने खाना। अब दोस्तों जब मृत्यु हो चुकी थी 1434 ईस्वी मुबारक खां की, तो इसके बाद जो दिल्ली का अगला शासक आता है वह आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसका शासनकाल था 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। यदि बात की जाए मोहम्मद शाह की, तो दोस्तों इसके दरबार में कार्य कर रहा था कौन? बहलोल। बहलोल को ही इसने क्या किया? अपना पुत्र घोषित कर दिया। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट पूछा गया था कि बहलोल लोदी को या बहलोल को अपना पुत्र किसने घोषित किया था? तो वह क्या था? मोहम्मद शाह ने। अब जब इसने अपना पुत्र घोषित कर दिया तो अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? बहलोल। दोस्तों ये इससे इतना प्रभावित था, जबकि अफगानिस्तान का रहने वाला एक अफगानी था, इसके कार्य से इतना प्रभावित हुआ कि इसने इसको अपना पुत्र घोषित कर दिया, अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों जब शासन खत्म हुआ मोहम्मद शाह का, तो मोहम्मद शाह का ही एक पुत्र था जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। क्योंकि राजा का बेटा ही राजा होगा ऐसे पहले ही प्रथा थी। हालांकि उत्तराधिकारी इसने घोषित किया बहलोल को, लेकिन बैठा कौन? अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका कि शासनकाल था 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। अलाउद्दीन आलम शाह जो कि बहुत अयोग्य और डरपोक शासक था। दोस्तों बात है 1451 ईस्वी की। 1451 ईस्वी में बहलोल और अलाउद्दीन आलम शाह दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए, क्योंकि आलम शाह बहुत ही डरपोक, बहुत ही अयोग्य शासक था, या बहुत डरता था किससे? बहलोल से। क्योंकि जब इसके पिता ने ही अपना इसको पुत्र घोषित कर दिया था, बड़ा बेटा घोषित कर दिया था, तो इस बात से भी इसको डर लगता था। वैसे भी यह बहुत शक्तिशाली था, बहुत पावरफुल था। जब इन दोनों का आमना सामना हुआ, बहलोल को लालच आ गया कि अब तो मैं ही दिल्ली का शासक बनूंगा, मुझे ही दिल्ली अपने कब्जे में लेनी है, मुझे ही दिल्ली का किंग बनना है, राजा बनना है। तो इसने धमकी दी किसको? अलाउद्दीन आलम शाह को, कि या तो गद्दी खुद से खाली कर दे वरना तो मैं खुद ही करवा लूँगा।
इसने कहा कि जैसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में कि क्या होता है कि किडनैपर्स जब बच्चों को घेर लेते हैं तो पुलिस आती है और चारों तरफ से बिल्डिंग को घेर लेती है और अनाउंस करती है कि आपको चारों तरफ से घेर ले गया है, या तो बाहर आ जाइए वरना आपको गोली मार दी जाएगी। उसी तरह कार्य किया बहलोल ने और कहा अलाउद्दीन आलम शाह से कि या तो गद्दी खुद से खाली कर दे वरना मैं तुझे मार दूंगा और खुद ही सिंहासन को ले लूँगा। तो बेचारा डर गया अलाउद्दीन आलम शाह और डर के हमारे इसने खुद ही सरेंडर कर दिया, खुद ही अपनी गद्दी दे दी किसको, बहलोल को। और दोस्तों जब गद्दी दे दी बहलोल को तो बहलोल ने भी इस वंश को समाप्त किया और एक नया वंश चलाया जिसका नाम रखा लोधी वंश। लोधी वंश। और दोस्तों यही बनेगा लोधी वंश का प्रथम सुल्तान, जो किस नाम से बनेगा, बहलोल लोधी। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि छोटा सा वंश था। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बात करेंगे लोधी वंश के बारे में, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।